हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे 16 ग्रुप में ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बाकी कंप्लीट 16 ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया। फिर हमने उसके मेजर एलिमेंट, जो सबसे मेन एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया कि ऑक्सीजन बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है और किस तरह से बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से वो वर्क करता है और उसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं, उसके यूजेस क्या है, इन सब का डिस्कशन हमने किया था कि उसके यूजेस क्या है, इन सब की चीज़ों का डिस्कशन किया था। बेटा ऑक्सीजन इसी 16 ग्रुप फैमिली में, यानी कि हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इस ऑक्सीजन फैमिली में अगला मेंबर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज बेसिकली सल्फर, और वो है सल्फर। तो सल्फर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो डिविन भाई सल्फर किस किस फॉर्म में मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, इन सब चीजों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सल्फर जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली सल्फर के कई फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सल्फर आपका येलो रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में मिलता है, यानी कि जिसे हम अल्फा सल्फर कहते हैं। फिर वो मोनोक्लिनिक सल्फर के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम बीटा सल्फर कहते हैं। और ये दोनों ही सल्फर, देखिए येलो जो सल्फर, आप पीला पीला येलो सल्फर देखते हैं ना, कभी कभी आप अगर पटाखे की दुकान में देखो या कभी आप किसी ऐसी जगह पे जाके पूछो उससे कि सल्फर दे दो हमें, तो वो आपको टुकड़ा देगा येलो येलो कलर का, दैट विल बी सल्फर। वो सल्फर होगा। और वो सल्फर बेटा आपका अल्फा सल्फर की मोनोक्लिनिक सल्फर, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा। सवाल इस बात का उठता है कि वो कौन सा सल्फर है, तो आपको बताएं दैट इज जो आप बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में देखते हो ना, वो बेटा अल्फा सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रोम्बिक सल्फर रूम टेम्परेचर पर स्टेबल हो सकता है, लेकिन मोनोक्लिनिक सल्फर रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है, 369 केल्विन के ऊपर स्टेबल होता है। ओके, तो हम यहाँ पे सब तरह की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अल्फा सल्फर जो होता है, बेसिकली जनरली S8 के फॉर्म में मिलता है, S8 के फॉर्म में मिलता है। ये S8 पकड़ स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से आपका ऐसे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, S8 स्ट्रक्चर बनता है। और इस तरीके से S होता है, S होता है, S होता है, S एंड S एंड S एंड S, इस तरह से SS बनता चला जाता है और S8 का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे कि जितने भी आप ये देख रहे हो ना, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, और आपको एक बात और बता दें कि जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर आप जाते हो तो यहाँ पर एक गामा सल्फर भी मिलता है आपको। और जैसे कि ये अल्फा सल्फर दिया है, बीटा सल्फर दिया है, आप देखिए जरा अल्फा सल्फर की जो रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर ही हमें मिलता है। एट रूम टेम्परेचर यू आर गेटिंग रोम्बिक सल्फर, जिसे हम अल्फा सल्फर कह रहे हैं बेटा। 369 केल्विन के ऊपर ये जो आपका रोम्बिक सल्फर है, ये आपका मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आपको बताएं मोनोक्लिनिक सल्फर भी दो, एक होता है बीटा सल्फर और एक किसी को हम कहते हैं गामा सल्फर। बीटा सल्फर नॉर्मली 369 केल्विन के ऊपर आप जब चीज़ों की स्टडी करते हो तो आपको बीटा सल्फर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उसके भी ऊपर जाओ और एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे जाओ तो ये आपको गामा सल्फर के फॉर्म में भी मिल सकता है। गामा सल्फर का अभी मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन हम लोगों को करना है, क्योंकि अल्फा और बीटा के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना है, गामा सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। और गामा सल्फर बहुत ही भयंकर तरीके से हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है और इसी को हम मोनोक्लिनिक का सेकेंड पार्ट कहते हैं। मोनोक्लिनिक फर्स्ट पार्ट, मोनोक्लिनिक सेकेंड पार्ट। खैर, वो चीज़ें और डिस्कशन हमारे फर्दर डिस्कशन होते रहेंगे, फर्दर उन चीज़ों को हम देखते रहेंगे। तो इससे पहले कि हम बाकी चीज़ों इनकी गहराइयों में उतरें और बेटा एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट का वर्कआउट डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। एनसीईआरटी डिस्कशन बहुत ही अच्छे से करेंगे। और हमने यहाँ पे जो देखा कि एनसीईआरटी में एक एक लाइन पर एक एक क्वेश्चन बन रहा है, एक एक लाइन पर एक एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके जरा एक एक लाइन को और एक एक क्वेश्चन को जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पर चीजें दी गई हैं। रोम्बिक सल्फर के बारे में दिया गया कि रोम्बिक सल्फर येलो कलर का होता है, उसकी 385.5 यानी 385.8 केल्विन की उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है और 369 केल्विन पर
के नीचे ही वो स्टेबल रहता है, इसके बाद वो ऊपर अनस्टेबल होने लगता है, यानी कि 369 केल्विन का जो टेम्परेचर है दैट इज बेसिकली ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, यानी कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच का ट्रांजिशन स्टेट होती है। इस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। चलिए पहले अल्फा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अल्फा हमारा येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब के पॉइंट कोई डिस्कशन बेटा कभी भी क्वेश्चन आज तक ऐसा नहीं आया कोई आपसे पूछ ले कि इसका अल्फा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। सब जानते हैं ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और कुछ ही मेमोरी बेस्ड जिन्हें आप कहते हो ना उनमें भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है, तभी वो आते हैं। इसके अलावा रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स होते हैं जो कि इवोपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन ये आपका किसी न किसी हद तक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या फिर आप ये कह लीजिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। या नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन हुए, जैसे बेंजीन हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, और जैसे आपका ईथर हो गया। सबसे अच्छा सॉल्युबल ये अल्फा सल्फर जो होता है यानी रोम्बिक सल्फर, वो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे अच्छे से डिसॉल्व होता है, सबसे अच्छे से डिसॉल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। मोनोक्लिनिक सल्फर की अगर हम बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर का देखिए आपने मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है, यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर की स्टेबिलिटी 369 केल्विन के ऊपर पर है। आप यहाँ पे बात करें अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए ये है आपका, ये दिस इज योर 369, ये आपका 369 केल्विन है। इसके नीचे ये आपका अल्फा सल्फर है जिसे हम रोम्बिक सल्फर कहेंगे, जिसे हम येलो सल्फर कहते हैं, रोम्बिक सल्फर है। और इसके बाद इसके वो होता है आपका बीटा सल्फर, और इसके भी ऊपर होता है गामा सल्फर। ये जो बीटा सल्फर और गामा सल्फर दोनों है ना, इन दोनों में ये दोनों ही मोनोक्लिनिक होते हैं, ये दोनों ही आपके मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं, बोथ आर मोनोक्लिनिक सल्फर। इन दोनों को ही हम मोनोक्लिनिक सल्फर के नाम से जानते हैं। देखिए अल्फा सल्फर जैसे कि यहाँ पे दिया है, अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर अबव दिस। याद रखिएगा 369 पर दोनों ही फॉर्म स्टेबल होती हैं। इट मींस दिस जब भी कभी जिंदगी में कोई एक फेज से दूसरे फेज में जाना हो तो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें दोनों चीजों से आप लड़ रहे होते हैं, एंड दैट इज बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड। जैसे अगर आपका वाटर है, वाटर पेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वाटर और पेपर दोनों ही रहते हैं, वाटर और वेपर दोनों ही रहते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांजिशन फेज। तो हम सब के सब जानते हैं इस बात को, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर में भी जो सेकंड पार्ट होता है ना उसका, जैसे गामा सल्फर मैं कहता हूँ, ऑल थ्री हैव सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिड, बट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग। क्रिस्टल्स में उनके फिट होने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से उनके दिखने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। अल्फा नॉर्मली आपका दिखता है येलो दिखता है, फ्लैट भी दिखता है, लेकिन बीटा सल्फर आपको वहीं पर एक निडल शेप्ड में मिलेगा, क्योंकि उसकी पैकिंग का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपको चीजें अपीयरेंस उनका दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, एंड दैट डिफरेंट अपीयरेंस इज बेसिकली ड्यू टू जो डिफरेंट अपीयरेंस है आपका, ये डिफरेंट अपीयरेंस किसकी वजह से है? ये डिफरेंट अपीयरेंस है, देखिए अब मैं कहूँ अल्फा सल्फर की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीटा सल्फर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गामा सल्फर, हम किसी की भी बात करें सभी के जनरल फॉर्मूले को आई कैन से दिस इज एसिड सबका जनरल फॉर्मूला होता है, सबका जो पकड़ लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर पकड़ फॉर्म में होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर सभी का इसी में होता है। तो सवाल उठता है कि सर ये दोनों अपीयरेंस कैसा है, बट डिफरेंट फिटिंग इन क्रिस्टल्स। अब डिफरेंस है किस बात में? डिफरेंस इन फिटिंग, फिटिंग की जगह मैं कह सकता हूं पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स।
I don't know what happened. चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या पेन काम कर रहा है। मुझे लग रहा है पेन यहाँ पे भी काम नहीं करेगा क्या? पेन यहाँ पे तो काम कर रहा है। So what is the reason behind it? I don't know. कहीं टच पकड़ रहा है, कहीं टच छोड़ रहा है। यहाँ पे कहीं पे टच पकड़ रहा है, कहीं पे टच छोड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चीज़ों को हम समझते हैं फिर से एक बार। तो बेटा हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोक्लिनिक सल्फर एंड बीटा। चलिए ऐसे भी हम समझा देंगे आपको, ऐसे भी समझा देंगे। देखिए इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर जो है ना बेटा, ये देखिए एसेट का फॉर्म है। यहाँ पर 204 पिकोमीटर है और एंगल आपका 107 डिग्री का है। और इन दिस सिचुएशन ये आपका स्ट्रक्चर एसिड का है, रिंग इन रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। अब ये जो होता है आपका, एक होता है एप्सिलॉन सल्फर, एंगल सल्फर जिसे हम कहते हैं, एंजल सल्फर। ये जो एप्सिलॉन सल्फर है ये बेसिकली हाई टेम्परेचर पर एप्सिलॉन सल्फर भी मिलता है आपको एट हाई। हाँ अब अभी तक हम लोगों को पहले सिर्फ इतनी ही जानकारी थी, वी ओनली नोज अबाउट दी एसिड। हमें केवल एसिड के बारे में पता था कि एसिड ही होता है और कोई नहीं होता भाई। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद हमें ये समझ में आया कि एसिड के अलावा भी चीज़ें होती हैं। और एसिड के अलावा अगर देखा जाए तो बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड के फॉर्म में ही सल्फर होता है। सल्फर आपके 6 to 20 यानी काफ़ी हद तक सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग। ऐसा भी हो सकता है कि 6 एटम से लेकर 20 एटम्स तक रिंग के अंदर हों। यानी कि सल्फर अगर कभी भी रिंग फॉर्म बनाएगा तो उसकी शुरुआत हो सकती है 6 से। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, ये अभी लेटेस्ट मॉडल्स हैं। इससे पहले हम सिंपली सिर्फ एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें थी। लेकिन आफ्टर विद इन आई थिंक बिफोर 3-4 डिकेड्स दिस इज लेटेस्ट मॉडिफिकेशन कि ये जो हमारे रिंग फॉर्म है, ये रिंग फॉर्म 6 सल्फर से लेकर 20 सल्फर तक वी कैन ऑब्टेन हियर। 6 सल्फर से 20 सल्फर तक हम यहाँ पर ऑब्टेन से कर सकते हैं। हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। 2 डिकेड्स में ये आपका 6 to 20 सल्फर तक हमें मिला। ठीक है ना, लास्ट 2 डिकेड मतलब 2 यानी कि 20 सालों में। ओके, तो ये जो फॉर्म आई है S6, ये S6 फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म है। आपने चेयर फॉर्म और वो आपको बोर्ड फॉर्म याद होगी। हाइपर जब आप पढ़ते थे वहाँ पे कन्फर्मेशंस को, आपने ऑर्गेनिक में जब आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, कन्फर्मेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर आपको बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म मिली थी, है ना। तो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म आपको याद होगी। चेयर फॉर्म ये है, चेयर फॉर्म वहाँ पर स्टेबल हुआ करती थी। खैर यहाँ पे इन्होंने शुरुआत वाला दे दिया कि S6 होता है, शुरुआत होती है, और S8 आपका सबसे मेजर होता है। और वैसे होने को तो S20 तक हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलिए अच्छी बात है कि S6 के बारे में S6 के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और देना। इसको हम लोगों ने कहा एप्सिलॉन सल्फर। S6 को हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन सल्फर, और एप्सिलॉन सल्फर को एक और नाम दिया जाता है एंगल सल्फर। एक और नाम दिया जाता है इसको एंगल सल्फर। अब एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, इस छोटी सी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बन रहा है। दैट इज बेसिकली बहुत ही हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये आपका S2 की फॉर्म में भी मिलता है। S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज एंड दिस पैरामैग्नेटिक लाइक O2। यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे ये पूरी चेयरवेयर, ये सब जितनी पकड़ स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। तो 1000 केल्विन पर जाकर अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते चले जाओ तो वहां पर जाकर सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। और सारे बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद केवल एक बात बचती है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि जैसे आपका सल्फर, यानी कि जैसे ऑक्सीजन वहां पर होता था ना, पैरामैग्नेटिक होता था, अब सल्फर भी S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है। ये भी पैरामैग्नेटिक होता है और S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि एट 1000 डिग्री केल्विन, 1000 केल्विन, डिग्री की जरूरत नहीं है अगर हम केल्विन का वर्ड यूज कर रहे हैं। डिग्री का वर्ड यूज करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन इज सफिशिएंट, नो नीड टू डिफाइन डिग्री। सो हियर
This is S2 is dominant species at 1000 Kelvin. Let's discuss आगे क्या है. चलिए हम इसके आगे के ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. ऑक्साइड्स का डिस्कशन अब हम आगे करते हैं भाई. सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए. अब हम ऑक्साइड का डिस्कशन करेंगे. प्रिपरेशन. सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर. सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन. आप सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे. इसके जो बेहतरीन ऑक्साइड्स हैं उनका डिस्कशन हम लोग करना है. सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे. उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट H2SO4. और उसके बाद हम बात करेंगे H2SO4 के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए H2SO4 का इस्तेमाल एक एक करके हम सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्कशन करते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड की बात अगर की जाए तो पहला तरीका जो हमें दिखाई दे रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड पहले तरीके, यानी सल्फर को अगर आप बर्न करो, ऑक्सीजन का मतलब ही है बर्निंग, तो सल्फर अगर आप बर्न करो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा. और लिटिल अमाउंट 6 to 8% आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा. 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा. लिटिल अमाउंट सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि 6 to 8% आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा बेटा. In the laboratory it is readily generated by treating a sulfide with disulfide. सल्फाइड के बारे में आप लोग जानते होंगे. देखिए ये जो ग्रुप होता है ना, सल्फेट ग्रुप होता है, SO4 2-, दिस इज सल्फेट. दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखिएगा. एंड दिस इज, ये जो आपका SO3 2- होता है, दिस इज बेसिकली सल्फाइड. तो अगर ग्रुप आपका, ये अगर सल्फाइड ग्रुप आपका डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए, ट्रीट का मतलब होता है रिएक्ट कराना, ट्रीट किया जाए तो H2SO4, देखिए Na2SO4 होता और वहां से ये मिल गया होता, तो वो मिल जाता NaOH और ये बन जाता. इस तरीके से भी आपको H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको मिल जाएगी. सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी. फिर आप याद करिए अपनी रोस्टिंग पढ़ रहे थे और वहां पर आपने डिस्कशन किया था, रोस्टिंग कराई थी. रोस्टिंग होता था इन प्रेजेंस ऑफ एयर और कैल्सिनेशन होता था इन एब्सेंस ऑफ एयर. रोस्टिंग होती थी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और कैल्सिनेशन होता था इन प्रेजेंस ऑफ लैक एयर, एब्सेंस ऑफ एयर. तो रोस्टिंग का मतलब था इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. अब यहां पर हम बात करेंगे तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस क्या होती थी कि जिस फॉर्म में भी ऑक्साइड ओर्स हैं उनको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और लास्ट स्टेप होता था उन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके मेटल तक ले जाना, है ना, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स. इलिंगन डायग्राम जिसके लिए था. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग, यानी कि आप रोस्टिंग कराइए तो इंडस्ट्रियली जो मिलता है ये सबसे अच्छा, तो सबसे ज्यादा तो उसी फॉर्म में मिलता है. भाई आप इंडस्ट्री में मेटलर्जी में आयरन की मेटलर्जी करने गए, तो आयरन की मेटलर्जी करने गए तो इस स्टेप से गुजरेंगे. जब इस स्टेप में गुजरेंगे तो ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है. तो जब इतना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड आपको ऐसे ही बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, आपको और प्रोसेस करने की जरूरत क्या है आपको, है ना. तो इसी तरीके से मैं बताऊं, अगर कोई भी किसी चीज की इंडस्ट्री होती है तो केवल प्रोडक्ट की बात नहीं होती है, बाई प्रोडक्ट भी इतने काम के होते हैं कि बहुत काम आती है. जैसे अगर आप शुगर मिल की बात कर लें तो शुगर मिल में शुगर तो बनती वो प्रोडक्ट का फॉर्म है, तो उसके बाई प्रोडक्ट की बात करें तो वो बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों के काम आते हैं. ओके. द गैस आफ्टर ड्राइंग इन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर्स. और गैस को हम स्टील सिलेंडर्स में, जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह के सिलेंडर्स में, प्लास्टिक के सिलेंडर्स में, शीशे के सिलेंडर्स में, या फिर स्टील सिलेंडर्स में, किस में ये पैकअप होती है. तो यू कैन से दिस इज पैकअप इन स्टील सिलेंडर्स. सल्फर डाइऑक्साइड एक पंजेंट स्मेल की गैस होती है, बहुत ही तीखी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल की गैस होती है, बहुत ही तीखी होती है. हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल, एक्चुअली वाटर में इसलिए सॉल्युबल होती है कि H2SO4 बना लेती है इजीली, है ना. लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर से भी बहुत कम. बताइए 273 केल्विन तो आपका 0 डिग्री होता है, ये 263 तो -10 डिग्री हो गया. ही तो दिस इज अप्रॉक्स -10 डिग्री.
बताइए बॉयल सेट -10 डिग्री, इतने कम पर आपने कई बार देखा होगा ना कि वो दिखाते हैं वहाँ पर मूवीज में दिखाते हैं कि वो कुछ भयंकर आग निकल रही है, तो दैट इज बेसिकली वो जो खोलने वाला बॉइलिंग जो चल रही होती है वो सल्फर की वो लोग दिखाते हैं कम टेम्परेचर पर, ताकि वो एक अच्छे सा सीन क्रिएट कर पाए, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, और यही अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड पास की जाती तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं SO2 की। SO2 आपका जब वाटर के साथ इस तरीका, तो इसका रिलेशन देखो ना, H2SO3 बनाएगा, ऑब्वियसली ये सब H2SO3 बनाएगा। अच्छा, और ये H2SO3 जो होता है, अब यही अगर SO3 होता और इस SO3 को हम H2O की बात करते तो ये आपका H2SO4 बनाएगा। तो ये 4 बनाएगा, ओके। अभी तो कुछ हैंगिंग हो गई थी, चल ही नहीं रहा था सही से। चलिए थैंक गॉड की चलने लगा। तो NaOH के साथ भाई ये तो सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वर्क करेगा ना। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल कार्बन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड था, जैसे CO2 है आपका, CO2 आपका NaOH के साथ जैसे रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियसली एल्कलीज के साथ ये भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। अच्छा, CO2 कैसा होता था? CO2 तो एक एसिटिक ऑक्साइड था, तो ये भी आपका एक एसिटिक ऑक्साइड ही है, ये भी आपका एसिडिक ऑक्साइड है। और एसिडिक ऑक्साइड इज इन रिएक्शन विद वाटर एंड अल्कलीज, द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बिल्कुल सिमिलर होता है, दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। अच्छा एक बात है, जैसे ये देखा आपका SO2 के साथ मिलकर पहले क्या बन रहा है? सल्फाइड। सल्फाइड के बारे में बताया मैंने, लेकिन सल्फाइड बाई सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों? जैसे कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस हो रही है। जैसे अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं, याद दिलाऊं, और आपको याद हो, तो अगर मैं CO2 पास करूं एल्कली में, तो मुझे Na2CO3 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, और मैं लगातार अगर CO2 पास करता रहूं, देखो CO2 पास करता रहूं, तो यही चीज मेरी NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल यही काम मेरा यहाँ पर हो रहा है। पहले मैंने NaOH के साथ सल्फर डाइऑक्साइड किया तो सोडियम सल्फाइड मिला, वाटर वहां पे पहले से प्रेजेंस था, और उसके बाद मैंने उससे पानी, उस SO2 फिर से मैं वहां पे लगातार फ्लो करा ही रहा हूँ। SO2 तो लगातार फ्लो कर ही रही है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि तुम एक मॉलिक्यूल को या एक मोल को कन्वर्ट करके फिर हटा दो SO2 को। SO2 तो जा ही रही है भाई, SO2 जा रही है, तो ये देखना पड़ेगा कि जो बन रहा है कहीं वो तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। यस, वो भी रिएक्ट कर रहा है, जो बन रहा है वो वाटर में फिर से, जो बन रहा है वो वाटर के प्रेजेंस में फिर से एक तरीके से इसे सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में, यानी कि सल्फाइड को बाइसल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं, इसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर के फॉर्म में H+ रहता है हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे इसकी मैं बात करूं, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट, तो हमारा नॉर्मल सॉल्ट हो गया। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉल्ट, तो कभी अगर कोई ऐसा वर्ड आए कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं या नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, तो ये चीजें आपके सामने बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल जाएंगी कि कौन सी चीज कहां पर क्या होती है। NaOH SO2 के साथ सोडियम सल्फाइड का फॉर्म बना लेता है, Na2SO3 H2O और SO2 को मिलकर NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये चीजें ऐसी है ना जिनको आप अपने दिमाग में चीजों को कैसे रिलेट, क्या होता है कि पीछे की चीजों को, आगे की चीजों को, दूसरी चीजों को जितना रिलेट करके पढ़ लोगे, वो चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी और ये चीजें भी पक्की हो जाएंगी। ये बस इसी का एक ही फंडा है। हाँ, जितना जितना कोरिलेट कर सको, जितना कोरिलेट कर सको, अगर आप याद करने के लिए किसी चीज से, कि लाइफ के किसी इवेंट से, किसी घटना से, किसी कहानी से, किसी भी जगह से अगर आप कोरिलेट कर पाओ, तो याद करने में चीजें आपको बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हो ना,
तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जो जैसे यहाँ पर ये चल रहा था तो उसके जैसे वहां चल रहा था, ये भी रिवाइज हो गया हमारा, ये भी हमारा पक्का हो गया इससे कोरिलेट करने के बाद। तो दिस inorganic chemistry and inorganic and the content of is the best for inorganic chemistry. Sulfur dioxide सल्फर डाइऑक्साइड का पूरा डिस्कशन हमने अभी तक किया। सल्फर थायनल क्लोराइड, ये तो हम जानते हैं कि थायनल क्लोराइड हमारा क्या करता है, इसके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं। याद आया आपको? अब देखो जैसे ये रिएजेंट्स हैं और आपको याद नहीं आए तो आपको क्या यार, आप अगर बताओ, अगर आपको अभी भी नहीं याद आया तो कोई फायदा नहीं हुआ आपका। अरे भाई मेरे थायोनिल क्लोराइड ही तो वो है जो अल्कोहल है या कोई और है, उसको आप SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, इसको सल्फोनिल क्लोराइड है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड को बेसिकली SOCl2 कहते हैं। तो SOCl2 या SO ये थायोनाइड होता है, ये आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है। तो देखिए सल्फ्यूरिल क्लोराइड है और ये आपका SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। फिर चाहे ये हो और चाहे वो हो, दोनों ही हमारे एक काम करते हैं, बात एक ही है, दोनों ही हमारे एक काम करते हैं कि RCl में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें कोरिलेट करते हुए यहाँ पे क्या है ना, इनऑर्गेनिक में आपको बहुत सारे रिएजेंट, क्योंकि आपको देखिए आप ध्यान से अगर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस ऑर्गेनिक की हैं, लेकिन 99% रिएजेंट्स आपके इनऑर्गेनिक के हैं। चाहे वो आपका KOH हो, NaOH हो, H2SO4 हो, निकल हो, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, V2O5 हो, तमाम चीजें ऐसी हैं जो सबके सब आपके इनऑर्गेनिक के। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक को भी समझना है बहुत अच्छे से, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो जो यहाँ वहाँ पे रिएजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो चीज प्रोडक्ट है, वर्क है, वहाँ पे कहीं SO2 का रिलेशन है, कहीं किसी का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा। फिर एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन जो हमारे बहुत काम आने वाली है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए हमने उसे बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में प्रेजेंस किसके लिए, V2O5 की, वेनेडियम ऑक्साइड। ये वेनेडियम ऑक्साइड यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में होती है, आपका देखिए सॉलिड फॉर्म में है। तो ये बताइए मुझे जरा, ये सब के सब गैसेस हैं और ये आपका वेनेडियम ऑक्साइड आपका सॉलिड है। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एक एग्जांपल है ये जो कैटालिस्ट यहाँ पे काम कर रहा है, ये कैटालिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहा है, ये कैटालिस्ट आपका हेट्रोजीनियस फॉर्म में, हेट्रोजीनियस मींस जो फिजिकल स्टेट है वो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट है, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। अगर वो सेम उसकी फिजिकल स्टेट होती तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। यहाँ पे V2O5 का इस्तेमाल करते हुए सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने की क्या जरूरत थी, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने की बहुत बड़ी जरूरत थी, हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बनाना, एंड दैट इज बेसिकली डिसॉल्व इन वाटर एंड मेकिंग H2SO4। खैर, moist sulfur dioxide we have as a reducing agent, moist sulfur dioxide, यानी moist sulfur dioxide का मतलब ये हुआ वाटर जिसके साथ है, वाटर जिसके साथ है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसके साथ वाटर है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खुद का ऑक्सीडेशन कराती है, दूसरे का रिड्यूसिंग कराने में मदद करती है, दूसरे के रिडक्शन में मदद करती है। तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीडेशन में जाएगी, इसका मतलब ये थी यहाँ पर +4 पर, if it will convert into oxidation तो obviously it will go into +6, तो ये +6 पे जाएगा। अब अगर वाटर के साथ है तो इसको तो +6 पे जाना पड़ेगा सल्फेट में, देखिए यहाँ पर ये +6 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो +3 की चीज है, अब इसका होना है रिडक्शन, +3 कहाँ जाएगा, 0 पे तो जाएगा नहीं, +2 पे जाएगा ना, तो +2 पे चला गया। बिल्कुल वैसे ही देखिए, ये आपका मॉइस्ट सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड है, मॉइस्ट सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड किस में गई, SO4 में, वही प्रोसेस +4 आपका +6 में जा रहा है। लेकिन MnO4 में अगर आप देखें ध्यान से तो +7 पे Mn, और ये MnO4 +7 से कहाँ जाएगा, देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान से, ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा हमेशा NB 315, यानी कि एसिडिक मीडियम में 5 का कन्वर्जन फैक्टर होता है। 5 का कन्वर्जन फैक्टर चेंज 5 का होता है। चेंज 5 का मतलब अगर पहले +7 पे था तो अब वो +2 पे आ जाएगा।
तो इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस मुझे याद नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को रिडॉक्स रिलेट करता चला जाता हूँ। याद रखिए, अगर आप देखें मेरी इनऑर्गेनिक की स्टडी को, तो मैं कभी ऑर्गेनिक से रिलेट कर दे रहा हूँ, कभी मैं रिडॉक्स से लेकर रिलेट कर दे रहा हूँ, कभी मैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर रहा हूँ, कभी कभी पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम रिलेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट समझाने का रिलेशन का तरीका है। कुछ लोग इनऑर्गेनिक को समझाने के लिए क्या करते हैं, वो अपने इवेंट से, शायरी से, कच्चे कहानियों से रिलेट करते हैं, पर वो चीज़ तो उन्हें याद हो जाती है, लेकिन उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों का रिविजन नहीं हो पाता, तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। अगर टॉपर बनना है, बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक की स्टडी करनी है, तो अपने कॉन्सेप्ट के अंदर ही उन चीज़ों को रिवाइज करो। अब हमारे ऑक्सी एसिड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में सबसे बड़ी बात, पहली चीज तो सल्फर डाइऑक्साइड, फर्स्ट थिंग, एंड फर्स्ट थिंग इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ी लिया। ऑक्सो एसिड्स की बात हो रही है। ऑक्सो एसिड्स की मीनिंग क्या होते हैं? व्हाट डू मीन ऑक्सो एसिड्स? व्हाट डू मीन बाय ऑक्सो एसिड्स? व्हाट डू मीन बाय द ऑक्सो एसिड्स? ऑक्सो एसिड्स के मीनिंग होते हैं एसिड बनाए सल्फर और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। हमें नॉर्मली कितने याद होते हैं? हमें नॉर्मली याद होते हैं H2SO3 याद है, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 याद है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत ही नॉर्मल कॉमन है हमारे, पर इसमें बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। एक सल्फ्यूरस की रेंज है, एक सल्फ्यूरिक की रेंज है, पायरो की रेंज है। देयर आर सो मेनी रेंजेस, सो मेनी थिंग्स आर देयर। देखिए, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करूंगा, उसके बाद अलग से कुछ डिटेल करूंगा। सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड बहुत सारे बनते हैं। H2SO3 की बात कर लें, सल्फ्यूरस एसिड, डाई सल्फ्यूरस एसिड, है ना, थायोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड जिसे हम कैरोज एसिड भी कहते हैं, और ये आपका H2S2O6 226 इस फॉर्म में भी आ सकता है, जिसे हम थायोनिक एसिड भी कह सकते हैं। H2SO4, H2S27, H2SO5, H2S2 is Marshall acid, H2S28. These acids are unstable and can't be isolated. They are known in aqueous solution or in the form of their salts. अब जैसे आपको ये है, ये आपको बनाना है H2SO3, H2SO4। हम सब जानते हैं कि 2OH है, 2H are related, 2H are combined with oxygen, 2H combined with oxygen, 2H आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गए, तो इसका मतलब 2OH हो गए। यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई। अब सल्फर बचा, तो दोनों सल्फर को बाकी ऐसे ऐड कर दो। तो यहाँ पर एक सल्फर है, तो एक सल्फर को ऐड कर दो, एक लोन पेयर आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, एक आपको बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, हो गया सल्फर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ। और फिर बचा कितना? इसके बाद 6 होते हैं ना, तो 2 2 4 5 और 6, तो यहाँ 2 बचे थे, 2 रिमेनिंग थे। अब H2SO4 आपको बनाना है, तो बाकी के सब जगह के बॉन्ड आ जाएंगे। अगर ये स्ट्रक्चर आपको नहीं क्लियर है, तो अभी मैं बना दे रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर क्लियर करके। H2S2O7 की बात करते हैं, H2S2O8 की बात करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर्स थोड़े से हम लोग बना लेते हैं, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर से मैं आपको एक एक करके चीजें बता रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं H2SO3 की। देखिए सल्फर, अब ये सल्फर है आपका, हम सब जानते हैं कि इसके पास 6 होते हैं। अब यहाँ पे 2H है, 2H 2O से जुड़े होंगे, तो 2OH बना दो। बचा एक O, वो ऐसे बना दो, और इसे हम ऐसे लोन पर कंसिडर कर लेते हैं, तो H2SO3 बन गया, है ना। H2SO4 की बात करेंगे, H2
अब 2H, तो 2OH तो ऐसे H के साथ ऐसे कंबाइन करा दो, तो 2H के साथ कंबाइन करा दिए, एक OH, एक OH, ये, और फिर इसका क्या करोगे, वही कर दोगे ना। यहाँ पर इस बात की तो टेंशन है नहीं। पहले क्या होता था, ऐसे डबल बॉन्ड बनाते थे, लेकिन आज की डेट में डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। पहले अगर मैं ऑक्टेट को फॉलो करता तो क्या करता, अगर मैं ऑक्टेट को फॉलो करता तो पता है क्या करता, इसको यू बनाता, इसको यू बनाता, इसको यू और यू बनाता, इसको यू यू बनाता। अरे आज की डेट में तो मैं ऐसे बनाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं पता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को दिखाने के लिए। लेकिन कब बात करता कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं है, ये पहले जमाने की बात करता तो पहले के जमाने में तो सिर्फ सीधे सीधे ऐसे दिखा देते। अगर जमाने की बात करता तो पहले पहले सीधे सीधे ऐसे दिखा देते। मैं अगर पहले जमाने की बात करता तो पहले पहले ऐसे ऐसे दिखा देते। लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया है वो कैसा दिया है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिया है। क्यों दिया है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, सोचने की जरूरत है क्यों दिया है। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा 4 सिग्मा मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मींस इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब इसका शेप टेट्राहेड्रल है। तो हमने जो इस तरह से बनाया है वो भी एक टेट्राहेड्रल शेप देने की कोशिश की है। तो अगर हमने इस तरीके से इसे बनाया ना तो इसको भी टेट्राहेड्रल शेप देने की कोशिश बेटा, इस तरीके से बनाया है। देखिए टेट्राहेड्रल फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ की बात करेंगे तो सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा पाई होता है, ये सिग्मा है और ये लोन है। जरा मुझे बताइए यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल मिलाकर यहाँ पर हो रहा है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने पर टोटल कितना है 4, 4 का मतलब sp3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है। दिस इज ऑल्सो हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा आपको कैसे स्टडी करनी है, क्या पता यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाए, क्या पता यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर निकालने पर आ जाए, क्या पता यहाँ पर कोई और प्रॉपर्टी के बारे में आ जाए, क्या पता इसके शेप के बारे में आ जाए। तो अगर इसके शेप की बात करें हम, बेसिसिटी की बात करें हम, इक्विवेलेंट वेट की बात करें हम, एसिड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब चीजें जब हम एक साथ स्टडी करते रहेंगे तभी चीजें हमारी क्लियर होंगी कि कैसे कैसे क्या पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर। लेट्स डिस्कस वन थिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे H2SO3 की। अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है। बताइए ऐसी सिचुएशन में शेप क्या होता है, ज्योमेट्री हम टेट्राहेड्रल होगी कि शेप क्या होगा, शेप होगा पिरामिडल। जरा ध्यान देखिए पिरामिडल शेप ही दिखा। कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, कितने सिग्मा 3, शेप क्या पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या sp3, कौन सी रेंज सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक में आ गए। सल्फ्यूरिक में क्या दिखा, सल्फ्यूरिक में दिखा H2SO4, कितनी बेसिसिटी 2H, O से जुड़े हुए हैं। कन्वर्जन फैक्टर कितना 2, कन्वर्जन फैक्टर को क्या बोला गया, किसी एसिड की बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट कितना m/2, H2SO4 में कन्वर्जन फैक्टर कितना, H2SO4 में भी x2, x फैक्टर कितना x, इक्विवेलेंट वेट कितना m/2। अब अगर किसी रिएक्शन में मान लीजिए एक ही H निकला है तो वो तो रिएक्शन बेस्ड हो गया, लेकिन मैं फॉर्मूले को देखकर बताने की बात कर रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर है तो उसमें मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, कितनी चीजें जा सकती हैं, कहाँ तक चीजें जा सकती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हम इसके नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है थायोसल्फ्यूरस एसिड। ये एनसीईआरटी में सब नहीं दिए हुए, मैं आपको बाकी के सभी सब बताऊंगा। थायोसल्फ्यूरस एसिड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2SO2 से। अब देखिए 2O है, 2H के साथ है तो वो तो वैसे दिखाई देंगे, तो इनको तो हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है भाई। अब ये आपका S है तो S के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कहीं यूज किया ही नहीं है। थायोसल्फ्यूरस एसिड, इट बिकम थायोसल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
ये आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड है। अगला यहाँ पे और क्या ऑप्शन बन सकता है? डाइसल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस लेने की बात पहले मैं कर रहा हूं। H2H2O4, H2H2O4। ये है आपका H2H2O4 डाइसल्फ्यूरिक। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरो डाइसल्फ्यूरस एसिड, ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड। यानी H2H2O5। एक होता है H2SO5, वो तो अलग चीज होती है। कैरोस एसिड होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड है, डाइसल्फ्यूरस एसिड। तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे एक O एक्स्ट्रा है ना, बस देना और कुछ थोड़ी होगा। तो सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी? चलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कन्वर्जन फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी 16 ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर इन एसिड्स के बारे में हम इस 16 ग्रुप की फैमिली को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 17 ग्रुप की फैमिली को, हैलोजन फैमिली को। इससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें। आप मुझे बताइए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। नहीं, यहाँ लोन पेयर भी है, यस लोन पेयर भी है, तो ये भी sp3 होगा। हाँ लेकिन ये लोन पेयर है तो पिरामिडल होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आप याद रखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर दिया था, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, इससे +1, इसकी वजह से तो कुछ मिलेगा नहीं, टोटल इसकी आएगी वैल्यू +5, इसकी वैल्यू आएगी +5। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसकी वजह से +2 और इसकी वजह से +1, तो इसकी वजह से +2 और इसकी वजह से +1, यानी कि ये आएगी वैल्यू आपकी +3। एवरेज वैल्यू आ जाइए, एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू आएगी आपकी, अगर आपसे सिंपली फॉर्मूले की बात कर ले भाई, अलग अलग क्या होगी, एवरेज क्या होगी, ये क्या होगी, वो क्या होगी, सब मिला के आप करते ही जाइए, करते ही जाइए। बहुत सारी बातें हमने एक एसिड के एक ही फॉर्मूले में निकाल दी। हम उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, हम उसका शेप निकाल सकते हैं, हम उसकी सिग्मा पाई निकाल सकते हैं, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, हम उसका कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं, हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, हम उसका कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं, हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, है ना।
अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज की। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज का पहला मेंबर कौन है? सबका अब्बा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की बात हमने की। सल्फ्यूरिक एसिड में आप सब जानते हो, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब अगर ऐसा किया जाए कि इसके एक सल्फर ऑक्सीजन को हटाकर यहां पर सल्फर का यूज कर लिया जाए, तो आप भी सब जानते हो ऑक्सीजन की जगह इफ यू आर यूजिंग सल्फर, सो द वर्ड कम एज ए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एक सल्फर यूज हो गया, एक एलिमेंट को हटाकर, एक सल्फर को हटाकर, सॉरी एक ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर आ गया। इसका नाम हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो किसी नाम को ऐसे तो फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे ना, एक फॉर्मूला याद रखो, समझो कि दूसरी चीजें बनती कैसी है, हाउ दे आर डेवलप्ड। ऐसे तो ना मुझे याद रहेगा ना आपको याद रहेगा। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है एक ऑक्सीजन को हटा देना और H2SO4 का फॉर्मूला वैसे ही रखना, बस एक ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह पे सल्फर का ले आना। इसका मतलब ये हुआ, ये बन गया आपका H2 और O4 था H2SO4, उस एक O की जगह पे S आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया H2H2O3। अब जब ये बन गया तो हमने इसका यूज किया। कैसे यूज किया भाई जरा देखेंगे। एक सल्फर हटा दिया था, एक ऑक्सीजन हटा दिया, बाकी तो सब वैसे ही थे। देखो तो बाकी सब चीजें तो मुझे लगता है आप आराम से निकाल लेंगे। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं मुझे। कन्वर्जन फैक्टर आप निकाल दोगे, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल दोगे, बेसिसिटी आप निकाल दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल दोगे, हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल दोगे, सिग्मा पाई आप निकाल दोगे, लोन पेयर आप निकाल दोगे, बचा क्या? सब कुछ तो आप निकाल दोगे, शेप और ज्योमेट्री आप निकाल लोगे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बात करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की। देखो ये पायरो वर्ड का मतलब समझ जाओ। पायरो वर्ड का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने दो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था, उसके बाद उसके बीच से पानी निकाल दिया, उसे कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, उसे कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। लाइक H2SO4 आपने ऐड किया। अब याद नहीं करना, याद करोगे तो फिर तो भूल ही जाओगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, पायरो का मतलब है कि इसका मतलब दो चीजों को मिक्स किया, पानी निकाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड दो ले लीजिए, H2SO8 हो गया, और इसमें से पानी निकाल दीजिए, तो आपको ये क्या मिलेगा पता है? ये मिला आपको H2SO7। कहीं पर भी जैसे कोई पायरो वर्ड यूज हो ना, तो ऐसे ही करिएगा। जैसे पायरो सल्फ्यूरस एसिड होगा तो H2SO3 2 कर दीजिए और वाटर निकाल दीजिए, तब बनाइए पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए वाटर अब स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ जाएगा। एक काम करिए, ऐसे कर लीजिए, और ये एक O एक है। देखिए स्ट्रक्चर भी आ गया अपने सामने। स्ट्रक्चर भी हमें याद नहीं करना पड़ा, तो दिमाग में थोड़े से कॉन्सेप्ट रखिए कि किसको करके के बाद क्या होता है। ये हो गया आपका H2H2O7, pyrosulfurous acid, sulfuric acid, sorry, it becomes pyrosulfuric acid, it becomes pyrosulfuric acid।